Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Question number 82. Look at this equation. 4 moles of aluminium react with 3 moles of oxygen and produces 2 moles of aluminium oxide. ये कहता है कि अगर हमारे पास दोनों के 36 मोल्स हों, एल्यूमिनियम के भी 36 मोल हैं और ऑक्सीजन के भी 36 मोल हैं, तो फिर आप बताएं कि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानें कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानने का तरीका ये है कि जो आपको मोल गिवन होते हैं, इसके मोल्स गिवन हैं, तो इसके मोल को इसके कोएफिशिएंट पर डिवाइड करना होगा और इसके मोल्स को ऑक्सीजन के मोल्स को 36 मोल ये भी है तो इसको 3 पर डिवाइड करें। अब जिससे कम जवाब आएगा, इससे कम जवाब आता है, इससे ज़्यादा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो इसका आंसर कम आएगा। जिससे कम जवाब आएगा तो वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इन दिस केस एल्यूमिनियम इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जब दोनों के मोल्स बराबर हों, दोनों रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हों, तो फिर जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब आप देखिए इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल्स हों तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 मोल्स बनाता है। तो ये अगर 36 होगा तो ये x मोल बनेगा, तो 4x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 या x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 18 मोल। तो आपके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 18 मोल बनेंगे और इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83. The number of moles of carbon dioxide which contain 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम ले तो इसमें ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल। तो फिर अगर इसको हम हाफ करें 16 ग्राम तो ये कितने में होगा 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन। तो इसका जवाब आता है 0.5 मोल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84. ये जो S और P और D और F जो है ना, ये सब शेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिस इज S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड और F फॉर फंडामेंटल। ये एब्रीविएशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एब्रीविएशन इसको कहते हैं। तो इसमें जो S और P और D और F हैं ये इज़ीम्यूटल क्वांटम नंबर से हम डिराइव करते हैं। यानी L इज इक्वल टू 0 तो ये S सब शेल होगा, 1 होगा तो ये P होगा, 2 होगा तो ये D होगा, ये 3 होगा तो ये F होगा। ये सब शेल्स हैं असल में, और सब शेल्स आर रिलेटेड टू इज़ीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 84 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85. The relationship between energy of photon of light and frequency. देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड। सो इससे जो रिलेशन है, दिस रिलेशनशिप इज गिवन इन द प्लांक्स इक्वेशन। इसको प्लांक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत आसान क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग होती है उसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87. द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ।
ये आप देखें न्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी। तो मुख्तलिफ लाइट जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ रेड फोटोन है या आपके साथ ग्रीन फोटोन है, तो एनर्जी ग्रीन की ज़्यादा होगी, रेड की कम होगी, और वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होगा, ग्रीन का कम होगा, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम वेलोसिटी। तो पता चलता है कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेव लेंथ। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के जब शेप के बारे में आ जाए तो इसके लिए इज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर हम इस्तेमाल करते हैं। इज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द shape of orbital. Question number 89, positive rays they produce flash on which compound। तो ये जिंक सल्फाइड है, इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट मटीरियल इसको कहते हैं। ये ऐसा कंपाउंड है कि जब इसके साथ कोई भी रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन या विजिबल, जब इसके साथ टकराता है तो इससे लाइट इमिट होना शुरू हो जाता है। तो इस किस्म के मटेरियल को, जिससे जब कोई रेज टकराएं और उससे लाइट इमिट हो, इसको फ्लोरेसेंट मटेरियल कहा जाता है। जिंक सल्फाइड इज़ अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। और जब इसके ऊपर कैथोड रेज गिरते हैं या पॉजिटिव रेज गिरते हैं या अल्फा रेज, तो ये फिर ग्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 90, सेकंड ऑर्बिटल इज अवे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिटल हाउ मच। देखो R1 इज इक्वल टू A0, ये फार्मूला है, और R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर एन टू A0। सो n इज इक्वल टू 2 जब होगा तो R2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एन टू A0 इज इक्वल टू 4A0। तो R1 A0 के बराबर है और R2 4A0, तो ये 4 टाइम ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन। देखें, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन और आयोडीन, ये सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस में सिर्फ लंदन फोर्सेस होती हैं, और लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसमें जो लंदन फोर्सेस होंगी वो सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 92, विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन सॉलिड स्टेट। तो ये देखिए बाकी कंपाउंड ये जो हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कोवेलेंट, क्लोरीन के दरमियान लंदन फोर्सेस होती हैं, जीनान में भी लंदन फोर्सेस होती हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग होगी सॉलिड स्टेट में तो वो सोडियम क्लोराइड में होगी। सोडियम क्लोराइड है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एमॉन्ग दीज सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 93, which one is false for evaporation। evaporation is a surface phenomena, ये ठीक है। it is a continuous process, ये जारी रहता है, ये भी ठीक है। it causes cooling, ये भी ठीक है। लेकिन evaporation जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है, ये एंडोथर्मिक होता है, तो ये वाला गलत है। it is not exothermic। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर जो है इट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है इट स्टार्ट्स बॉयलिंग। बॉयलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। चूँकि एक्सटर्नल प्रेशर 760 होता है और वाटर का भी वेपर प्रेशर 760 पर 100 डिग्री पर इतना ही हो जाता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर और पानी का वेपर प्रेशर ये आपस में
बराबर हो जाते हैं एंड द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो 94 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। ये सब बच्चों को पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी की। इससे टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, और अगर इससे टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर भी वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम होती है। तो इस वजह से आइस जो है ना, उसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन वाटर, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये पानी के ऊपर बर्फ़ तैरता है बिकॉज इट हैज़ लोअर डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 96, अच्छा, एमार्फस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनका ज्योमेट्रिकल शेप भी डेफिनेट नहीं होता, इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट नहीं होता, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 97, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मतलब ये दे है सेम क्रिस्टलाइन शेप। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड दोनों they are having cubic shape. Sodium chloride या sodium fluoride, they are cubic, so they have same shape and that's why they are called isomorphic. Question number 98, ideal gas have which of the following characteristic? देखो, आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते हैं, जिसमें कोलिजन इलास्टिक होते हैं, और जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, जिसके मॉलिक्यूल का साइज ज़ीरो होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ आर प्रेजेंट इन द आइडियल गैस। 99, विच हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी। देखें, डेंसिटी जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। चूँकि नियान का मास जो है ये 20 होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है, अमोनिया का 17 AMU, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28 होता है। तो सबसे लीस्ट मोलर मास किसका है? अमोनिया का। तो जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, अमोनिया हैज़ लीस्ट डेंसिटी। अच्छा, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। और इसकी मिसाल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिस तरह मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इससे बनता है मिथाइल क्लोराइड एंड प्लस HCl। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। या अगर आप अमोनिया को डिकम्पोज करें ऑन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 400, इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो इट इज़ आल्सो ज़ीरो ऑर्डर। इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर 2 आपने नहीं लिखना है, एक्सपेरिमेंट हमें ये बता रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन आप चेंज करेंगे तो इसका रेट चेंज नहीं होता। तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस पावर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसका मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो रेट पर कोई असर नहीं होगा। अगर यहाँ हम 2 लिखेंगे तो इसका मतलब फिर गलत हो जाएगा, फिर इसका मीनिंग ये होगा कि अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट 4 टाइम बढ़ता है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। तो इस वजह से दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन को आप चेंज करते हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर होता नहीं है। Question number 101, in the rate equation 2A
plus B produces a product. Our rate law is given as rate is equal to K into A raised to the power 2. The order of reaction is, तो देखो यहाँ पर इसने B शो नहीं किया है, इसका मतलब है कि B की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ A पर डिपेंड करता है। और इसका मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो इस पावर को हम ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 102, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड। आप देखेंगे कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, जितना टाइम गुजरेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। वजह क्या है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, तो शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इस वजह से रेट भी ज़्यादा होगा। जो जो टाइम गुजरेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, जब कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट भी कम होगा। तो 102 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, with the increase of 10-degree rise of temperature, the rate of reaction doubles. The increase on rate of reaction is due to, ये जो आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप राइज लाते हैं इन टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा नहीं होता है, ये डबल हो जाएगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेट डबल क्यों हो जाता है? उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से मालिक्यूलों के दरमियान जो इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, तो इन कोलिजन की जो तादाद होती है, नंबर ऑफ इफ़ेक्टिव कोलिजन, वो इंक्रीज़ होगा। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द मालिक्यूल हैव हाई वेलोसिटीज़, the molecules have high kinetic energy, and that's why the collisions they become more fruitful collision वो होता है जिसके नतीजे में प्रोडक्ट बनता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों ज़्यादा हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन between the reactant molecule. 104, the unit of rate constant is same as that of, for which reaction the unit of rate constant and rate is same. आप देखें, rate is equal to k into a raised to the power 0. ये मेरे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो k will be equal to rate divided by a raised to the power 0. रेट का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकेंड, और a raised to the power 0, एनीथिंग raised to the power 0 is 1. तो देखो रेट का भी यूनिट यही आ रहा है और रेट कांस्टेंट का भी यही यूनिट आता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आम तौर पर हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो उसके रेट कांस्टेंट के यूनिट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है ना वो पर सेकंड होता है, और फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इट इज़ लीटर पर मोल पर सेकंड, या लीटर की बजाय आप लिख सकते हैं डेसीमीटर क्यूब पर मोल per second. Or for the third order reaction, the unit of rate constant is decimeter 6 mole minus 2 and per second. Question number 105, which solid is generally the hardest? तो कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा हार्डर होते हैं, आयनिक से भी ज़्यादा हार्डर होते हैं, और इसकी मिसाल जो है वो है सिलिका SiO2 और कार्बोरंडम जिसका फार्मूला है सिलिकॉन कार्बाइड। ये कोवेलेंट सॉलिड हैं एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह डायमंड
is an example of covalent solid. It has very high melting point. Graphite is a covalent solid. इनका melting point जो है ना above 3000 degrees centigrade. Melting point of diamond is above 3000 degrees centigrade. So covalent solid are considered as the hardest substances and they have very high melting point. अच्छा, सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो डायमंड है और ये एलिमेंट है, और सबसे जो हार्डेस्ट कंपाउंड है वो सिलिकॉन कार्बाइड है जिसको कार्बोरंडम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद रखें। 106 compressibility factor of ideal gas. What is compressibility factor? PV by nRT. इसको हम compressibility factor कहते हैं, इसको हम Z से जाहिर करते हैं। For ideal gas it will be 1 for ideal gas. अगर आपका गैस रियल होगा, रियल गैस, तो फिर इसके लिए ये 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 है हमेशा तो फिर ये आइडियल गैस के लिए होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, बफर कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बफर कैपेसिटी से क्या मुराद है? द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। किसी सॉल्यूशन में पीएच के खिलाफ, पीएच में तब्दीली के खिलाफ जो रेजिस्टेंस पाया जाता है तो उसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। मतलब जो ज़्यादा एसिड को बर्दाश्त कर सकता है या ज़्यादा बेस को बर्दाश्त कर सकता है और उसके डालने से उसके पीएच में फ़र्क नहीं आता है, तो ऐसे बफर की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। 108, lowering the temperature favor the yield of ammonia. Lowering the temperature favors the formation of ammonia. ये देखें, ये कहता है कि जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके कि टेम्परेचर कम होने से अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद हम अमोनिया बनाने के लिए टेम्परेचर कम नहीं करते हैं बल्कि टेम्परेचर को हम ज़्यादा रखते हैं। सो व्हाई नॉट वी यूज़ लो टेम्परेचर? हम कम टेम्परेचर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? हमें पता भी है कि लो टेम्परेचर पर अमोनिया की मिकदार ज़्यादा बनेगी, इसके बावजूद हम टेम्परेचर कम क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि एट लो टेम्परेचर द स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकम वेरी स्लो। फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है ना ये वेरी स्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर हम इस वजह से कम नहीं करते हैं कि फिर रिएक्शन का स्पीड काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब अमोनिया बहुत स्लोली बनेगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि रिएक्शन का स्पीड कम हो जाए। तो इस वजह से वी कीप द टेम्परेचर हाई। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो समझते हैं कि टेम्परेचर कम होने से तो प्रोडक्ट बनता है, सो देन वी शुड कीप द टेम्परेचर लो, लेकिन इधर हम हाई रखते हैं। तो क्यों हाई रखते हैं? वजह यह है कि टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, और इसके लिए इक्वेशन है, इसको कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन टेल्स यू अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। आप बज़ाहिर ये नज़र आता है कि टेम्परेचर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि नेगेटिव साइन है तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 109, the formation of ammonia is reversible and exothermic reaction. What will increase if you increase the pressure? N2
प्लस 3H2 2NH3। देखो, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है कि जिस तरफ मोल कम होंगे, जिस तरफ मोल्स कम होंगे तो रिएक्शन उसी तरफ जाएगा। आप देखें यहाँ पर 1 मोल और 3 मोल दोनों मिलके 4 मोल बनाते हैं और प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल है। तो प्रेशर अगर आप ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन उस सिमत में जाएगा जिसमें मोल्स की तादाद कम होती हो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। वाई फॉरवर्ड रिएक्शन? Because in this direction the number of moles of the gas are decreasing. तो 109 में option number C, that is forward reaction will occur and more ammonia will form. Low pressure पर कम अमोनिया बनेगा। When the pressure is low you get little ammonia. When the pressure is high, जब pressure high होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड इन हाई अमाउंट। तो ये हाई अमाउंट में अमोनिया बनेगा। तो 110 में क्वेश्चन नंबर 109 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है 110, व्हेन द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दे आर नॉन डायरेक्शनल। तो ये बात गलत है। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल नहीं होते हैं, दे आर डायरेक्शनल। अच्छा, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल जो है आप इसको समझने की कोशिश करें। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, आप अगर एक आयन ले लें, पॉजिटिव आयन, आप अगर इसके साथ नेगेटिव आयन मिलाना चाहते हैं तो ये नेगेटिव आयन इस डायरेक्शन में अगर आएगा तो फिर भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और अगर आप पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन लेफ्ट साइड से लाते हैं तो फिर भी इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। यानी इसमें किसी ख़ास डायरेक्शन में आयंस का लाना ज़रूरी नहीं होता है। अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल कंबाइन नो मैटर इन विच डायरेक्शन दे आर ब्रॉड टुगेदर। चाहे जिस डायरेक्शन में भी आप इसको लाते हैं, सोडियम के साथ क्लोराइड आप ऊपर से मिलाएं तो भी मिलेगा, सोडियम के साथ क्लोराइड नीचे से मिलाएं फिर भी मिलेगा। तो इसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो अयानिक बॉन्ड होता है या अयानिक कंपाउंड होते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो आप देखें कि ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना उनमें लोन पेयर होता है, sp3 विद लोन पेयर, और 2 जो ऑर्बिटल होते हैं sp3 तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इनके दरमियान जो एंगल होता है दैट इज़ 104.5। अब अगर आप इस तरफ से हाइड्रोजन लाते हैं तो ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाते, इधर से हाइड्रोजन लाते हैं बॉन्ड नहीं बनेगा, इधर से हाइड्रोजन लाते हैं बॉन्ड नहीं बनेगा। किधर से हाइड्रोजन लाना होगा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तब बनेगा जब हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के सामने से आएगा, इसके सामने से आएगा। चुनांचे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपने एटमों को एक ख़ास डायरेक्शन में लाना होगा, वरना हर डायरेक्शन में ये फिर बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये डायरेक्शनल होता है, दिस इज़ डायरेक्शनल। और जो अयानिक बॉन्ड होते हैं उसमें किसी डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं होता। और इसकी सिंपल एक एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक लेज़र लाइट हो, लेज़र लाइट, और आप इस लेज़र लाइट को आप जब ऑन करते हैं तो ये लाइट एक मखसूस पॉइंट पर जाकर गिरता है और बाकी इसकी स्प्रेडिंग नहीं होती है, हर डायरेक्शन में इसकी स्प्रेडिंग नहीं होती है। तो लेज़र लाइट जो है ये डायरेक्शनल है, मतलब एक ख़ास डायरेक्शन में ये लाइट गिराता है। लेकिन अगर आप एक कैंडल को जलाते हैं, एक मोमबत्ती को जलाते हैं, तो इसकी जो लाइट है
वो हर डायरेक्शन में एक जैसी फैल जाती है, तो हम कहते हैं द लाइट ऑफ द कैंडल इज़ नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये हर डायरेक्शन में फैलता है। और लेज़र लाइट इज़ डायरेक्शनल बिकॉज दैट ट्रेवल्स ओनली in one specific direction. Question number 111. The shape of SnCl2, ये जो Sn है, 10 जिसको कहते हैं, ये कार्बन फैमिली का मेंबर है। कार्बन जो है ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में होता है। और Sn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 5s2 एंड 5p2। तो इसके साथ जो 5s वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं, या दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, सो दे डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इसको कहते हैं एनर्ड पेयर इफेक्ट, एनर्ड पेयर इफेक्ट। और ये p वाले जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पेयर की शक्ल में नहीं होते, ये अनपेयर्ड होते हैं। तो इसके साथ क्लोरीन क्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक एटम कम है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर शेप होगा वो एंगुलर होगा, या बेंट बी इसको कहते हैं, या इसको वी शेप बी कहा जाता है। एंड हेयर द एंगल इज लेस देन 120। अगर लोन पेयर नहीं होगा, ये भी बॉन्ड पेयर होगा, तो फिर ये सारे एंगल 120 होंगे। लेकिन हेयर द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120। इन केस ऑफ SnCl2 इट इज 95। तो 111 में इसका जो मॉलिक्यूलर शेप है वो बेंट या एंगुलर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 which will be the effect of S character on the bond length। ये याद रखें, S ऑर्बिटल जो होता है ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। तो जहाँ पर S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रांगर होगा, जब स्ट्रांगर होगा तो बॉन्ड शार्टर होगा। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल you have a carbon-carbon triple bond, you have carbon-carbon double bond, you have carbon-carbon single bond। यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पर sp2 और यहाँ पर sp3 ऑर्बिटल होते हैं। इस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में इस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा ना, दिस विल बी अ शार्टर बॉन्ड, और ये होगा स्ट्रांग बॉन्ड। और ईथीन का जो बॉन्ड होगा, चूँकि यहाँ पर इस कैरेक्टर कम है, तो दिस बॉन्ड इज़ लॉन्गर एंड वीकर। और जो सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो और भी स्ट्रांगर हो, शार्टर, स्ट्रांगर नहीं होगा, वीकर होगा, लेकिन लॉन्गर होगा। तो इस कैरेक्टर ज़्यादा होने से बॉन्ड का लेंथ जो है वो कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज द बॉन्ड बिकम मोर स्ट्रांगर व्हेन यू इंक्रीज द इस कैरेक्टर। तो इन केस ऑफ अल्काइन दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप अगर देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ अल्केन इज लॉन्गर, carbon carbon double bond of alkene is shorter, and carbon carbon triple bond is even more shorter। बिल्कुल द सेम पैटर्न जो है ना इज ऑब्जर्व्ड इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये लेंथ ज़्यादा होगा, और इसका जो लेंथ होगा ईथीन में कार्बन हाइड्रोजन का लेंथ इसके मुकाबले में ये कम होगा, क्योंकि इसमें इस कैरेक्टर ज़्यादा है। और यहाँ पर इस कैरेक्टर और भी ज़्यादा होगा, तो इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी यहाँ ज़्यादा है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। ये अल्केन है, एंड दिस इज़ अल्कीन, एंड दिस इज़ अल्काइन। यहाँ पर ये देखिए, हियर इज़ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। Question number 113.
the total of all possible type of energies in a chemical system में तमाम एनर्जियों का सम जो है उसको हम कैपिटल ई से ज़ाहिर करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड internal energy of the system, which is equal to the sum of kinetic energies and potential energies of all the molecules present in a system. Question number 114. What is the following is true for exothermic reaction? ये याद रखो कि ये आपके साथ रिएक्टेंट हैं, ये आपके साथ प्रोडक्ट हैं. इसकी एनर्जी H1 है, हीट एनर्जी इसकी H2 है. जब आप नीचे आते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी, ऊपर जाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती, नीचे आते हैं तो एनर्जी कम होती. So when the reactant are converted into the product, you come from higher energy to the lower energy. Let's suppose कि यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी 100 जूल है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी 100 से कम होगी, ये 80 जूल होगी. तो जो इजाफी एनर्जी होगी वो कहाँ पर चली जाती है? दैट एनर्जी इज़ लॉस्ट टू द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग की तरफ चली जाती है. तो 20 जूल एनर्जी इसने लूज़ की है, वो उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं. दैट गोज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये याद रखो कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट हैज़ हाई एनर्जी एंड द प्रोडक्ट हैव लो एनर्जी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ना वो हीट की शक्ल में सराउंडिंग में चली जाती है. मिसाल के तौर पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वुड लेते हैं और आप इसको जलाते हैं तो इससे ऐश बनता है, और इससे आप देखें ना एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी इससे बाहर सराउंडिंग की तरफ चली जाती है. तो वुड में हाई हीट एनर्जी होती है, वुड हैज़ हाई हीट एनर्जी, और ऐश हैज़ लो हीट एनर्जी. इस वजह से हम ईंधन के तौर पर वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें हीट एनर्जी ज़्यादा हो. गोया कि हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं. ईंधन के तौर पर किसको इस्तेमाल करते हैं? वुड को. और ऐश को बतौर ईंधन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज इट हैज़ लो एनर्जी. ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है. सो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन the reactant has lower energy than the product. लेकिन in case of endothermic reaction, product have more energy than the reactant. P for product and R for reactants. Question number next जो है 115. Which of the following is not a state function? तो वर्क जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है. आपके बुक में जो स्टेट फंक्शंस हैं तो वो इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी एक टर्म यूज़ होता है, गिब्स फ्री एनर्जी है. ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं. और हीट जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर नॉट द स्टेट फंक्शन, दे आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस बिकॉज दे डिपेंड ऑन द पाथ एंड दे डोंट डिपेंड ऑन द स्टेट. क्वेश्चन नंबर 116. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है बाय डिफिनीशन. अच्छा, इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं. सो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर ज़ीरो फॉर हाइड्रोजन. 117. In order to have standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या कंडीशन होते हैं? रिमेंबर, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर आपने 25 रखना होगा और प्रेशर को आपने 1 एटमॉस्फेयर रखना होगा और मोलरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी 1 मोलर सोल्यूशन. तो ये कंडीशन है फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इन केस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
the pressure of the hydrogen gas will be equal to 1 atmosphere. ये हमारे पास प्लैटिनियम का वायर होता है. It has a platinum foil. This is inserted in a glass sleeve and this hole is dipped in hydrochloric acid solution. तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की हम सप्लाई करते हैं. The pressure of the hydrogen is kept 1 atmosphere. Temperature of the cell is kept at 25 degree and the concentration of HCl is 1 molar. Then this type of electrode is called SHE, that is standard hydrogen electrode. ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये बतौर रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है. यानी इसके साथ दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कंपेयर करते हैं, इसके साथ कपल करते हैं और कपल करने के बाद अननोन इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो जाता है. जब तक आप कोई अननोन इलेक्ट्रोड इसके साथ कपल नहीं करेंगे तो आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं कर सकते हैं. For a single electrode, you can't measure the electrode potential. You always will have to couple an unknown electrode with this. For example, मैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ, तो इधर मैं जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक को डिप करूँगा और इसको इसके साथ एक एक्सटर्नल कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दूँगा. इसकी कंसंट्रेशन मैं 1 मोलर लूँगा. बेटर इज़ टू कीप द टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और यहाँ पर वोल्टमीटर हमें रीडिंग शो करेगा और यहाँ पर हम एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं, क्योंकि साल्ट ब्रिज के बगैर रिएक्शन नहीं होगा. पोटेशियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज ए सॉल्यूशन इन द साल्ट ब्रिज. और यहाँ पर जो रीडिंग आपको मिलेगा, रिमेंबर द जिंक गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड दीज इलेक्ट्रॉन कम हेयर. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसको रिड्यूस करता है. यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक हैज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. दिस इज़ ए नोड और इस इलेक्ट्रोड को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं. और सेल पोटेंशियल बराबर होता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन. तो यहाँ पर ई ऑफ द सेल पोटेंशियल जो है वो 0.76 वोल्ट होता है और ई ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक और ई रिडक्शन is the reduction potential of hydrogen in which hydrogen ion are reduced. चूँकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है और ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 होती है, तो आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरीके से मालूम हो जाएगा. सो यू विल बी कपलिंग इट विद द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 118. ये जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट है और सेकंड ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन गोज टू एस ऑर्बिटल एंड देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ख़त्म होती है NH2 पर. तो इन दोनों ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और इसको फर्स्ट ए वालों को हम अल्कली मेटल कहते हैं. दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. और सेकंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं और दोनों को कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. तो इसमें 118 में ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. Question number 119. Which of the following property remain the same along the period? देखो, एक पीरियड में जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं दे रिमेन कांस्टेंट, मतलब शेल में इजाफा नहीं होता. और इसी तरह जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है
वो भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पर डिपेंड करता है। आप देखें सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, दे आर इन द सेम पीरियड। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप लेखें, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 12 प्रोटॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2। यहाँ पर 13 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं। तो देखो इसमें भी 3 शेल्स हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं, इसमें भी 3 ऑर्बिट्स हैं, इसमें भी 3 ऑर्बिट्स होते हैं। मतलब विद इन द पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें फ़र्क नहीं आता। हाँ, ग्रुप में जब हम नीचे आते हैं तो फिर एक एक ऑर्बिट का इजाफा होगा और फिर शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा डाउन द ग्रुप, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। 120 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सलूशन जो है इसको कहा जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या इसको कहते हैं टालन रिएजेंट, टालन रिएजेंट। तो ये अल्काइन के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन शर्त ये है कि ये अल्काइन टर्मिनल होगा, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल बी एट द एंड ऑफ द चेन। और ये अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है। चूँकि यहाँ पर अल्डिहाइड का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर अल्काइन वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा in the presence of ammonium hydroxide. So these hydrogen are replaced by silver and we get silver acetylide or silver ethanide, white precipitate ये बनाता है। क्वेश्चन नंबर 120 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अल्कीन और अल्केन जो है वो टालन रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। कीटोन भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, अल्डिहाइड इसके साथ टेस्ट दे सकता है, उसमें सिल्वर मिरर बनेगा। 121 विच अल्कोहल डिहाइड्रेट इजीली, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, कि कौन सा अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगा। तो टर्शरी आसानी से डिहाइड्रेट होता है, सेकेंडरी से, सेकेंडरी आसानी से dehydrate होता है as compared to the primary. Why? The reason is that dehydration involves the formation of carbonium ion, याद है तक कार्बोकेटायन इसको कहते हैं। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ the tertiary carbonium ion is greater than the stability of the secondary carbonium ion and it is more stable than the primary carbonium ion. चूँकि टर्शरी मोर स्टेबल होता है तो इस वजह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड आसानी से डिहाइड्रेट होते हैं। तो 121 में ऑप्शन नंबर सी is correct. Question number 122. Question number 122. The dehydrohalogenation of alkyl halide, ये मेरे पास है अल्काइल हैलाइड, इसके साथ मैं पोटाशियम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो के और बी आर आपस में पोटाशियम ब्रोमाइड बनाएंगे, इधर से एच और ओ एच वाटर बनाएंगे, एक एटम इधर से जुदा होगा, एक एट इधर से, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो चूंकि अल्काइल हैलाइड से एक हाइड्रोजन निकल गया और एक हेलोजन, तो इसको कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन।
ये डी का मतलब होता है रिमूवल, इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इधर से एक हेलोजन, तो डी हाइड्रो यानी डी हाइड्रोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन, तो शॉर्टकट हम इसको कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। बट फॉर दिस रिएक्शन यू नीड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप एक्वियस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो फिर सिंपली ये होगा कि ब्रोमीन इधर से निकल कर इधर OH मिल जाएगा, तो फिर आपके साथ अल्कीन नहीं बनेगा बल्कि फिर आपके साथ अल्कोहल बनेगा। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 122 में अल्कोहलिक बेस यानी अल्कोहल के अंदर आप बेस को डिज़ोल्व करें, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप अल्कोहल में डिज़ोल्व करेंगे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी आप ले सकते हैं, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेटर बेस। 123 which is the reactivity of alkyne toward electrophilic reagent as compared to alkene। ये याद रखें कि अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, so they spread, these electrons spread over a larger area and these electrons spreads on a smaller area। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, लेट मी राइट इट हेयर, अल्कीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होती है, और अल्काइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी चार्ज डेंसिटी स्मॉल होती है। दैट्स वाई दे आर मोर रिएक्टिव एंड दे आर लेस रिएक्टिव। 124 द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH और इसके साथ CH3 और एक CH3 इधर होगा। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो 3 methyl and 2 butanone, 3 methyl and 2 butanone, टोटल 4 कार्बन। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। 125 aldehyde and ketone are distinguished by which of the following reagent? Thalen test अभी हमने डिस्कस किया था कि हम सिल्वर नाइट्रेट का अल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं तो उसके साथ कीटोन रिएक्ट नहीं करता, अल्कोहल अल्डिहाइड रिएक्ट करता है, विच विल नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 126 है इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। द सिस ट्रांस isomerism is also called geometrical isomerism। इसको geometrical isomerism भी कहते हैं, और कभी कभार इसको EZ isomerism भी कहा जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इधर जो दो एटम अटैच हैं या जो दो ग्रुप अटैच हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और ये भी डिफरेंट होंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर इन दोनों कार्बनों में से एक कार्बन के साथ भी एक जैसे एटम अटैच AA, तो फिर इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें ये मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH, दिस इज CH CH3, और यहाँ पर भी है C, दिस इज CH एंड CH3, तो ये डिफरेंट एटम है, ये भी डिफरेंट, तो इसमें पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
इसी तरह C डबल बॉन्ड C HH और यहाँ पर है CH2CH3 CH2CH3। तो देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप मुख्तलिफ हैं, ये ग्रुप और ये ग्रुप मुख्तलिफ, दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं ये H इस तरह लिखूँगा और यहाँ पर H हम इस तरह लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर है CH एंड वी हैव CH एंड यहाँ पर एक साइड पर CH है और एक इसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पर H नहीं है। आप C ऑप्शन में देखें तो इधर CH3 है, इधर भी CH3 है। दिस इज ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पर देखें डिफरेंट एटम। तो एक कार्बन के साथ भी अगर एक जैसे ग्रुप अटैच होंगे तो फिर इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो 126 में ऑप्शन नंबर C is correct. Here the geometrical isomerism is not possible. This is the end of today's lecture. Thank you very much.